ये तो बात कैसे सुबह 500 खेलने जा रहे कॉल ऑफ ड्यूटी, चलो चलते हैं। जवान बन चुके थे, कूद कर रो पड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मछुआरे 11 इंसानों को देखकर हैरान रह गए, जिनकी भाषा और व्यवहार लगभग बदल चुका था। जहाज पर चढ़ने के बाद 9 साल बाद उन्हें पहला नरम बिस्तर और ढंग का खाना मिला। उनके लिए ये सब कुछ अकल्पनीय था। जब वे बंदरगाह पर पहुंचे तो उनके परिवारों से उनका पुनर्मिलन हुआ। वो पल, उस पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो माँ बाप जो ये मान चुके थे कि उनके बच्चे मर चुके हैं, उन्हें 9 साल बाद अपने सामने जिंदा देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन 11 लोगों की इस अविश्वसनीय सर्वाइवल की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, जो इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की एक अमर मिसाल बन गई। सभ्य दुनिया में वापस लौटने के बाद उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक वैसे ही जैसे वो वीपर नहीं मानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी भी घने अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। अगर आपके दिल को इस कहानी में छुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। देखने के लिए इनको चलो नारियल पानी वगैरह मुर्गी उर्गी साफ पानी में मिल गया था। हवा में उड़ गया। दोपहर के ठीक 12:15 बजे थे। अमेरिका के बीवरटन ओरेगन के रनवे पर एक छोटा प्राइवेट विमान सीजना 195 खड़ा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N9388A था। ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल परिवार की सवारी थी। विमान के मालिक और पायलट एल्विन ओवेन कॉकपिट में थे। उनके बगल में उनकी पत्नी सिगरेट बैठी थी और पीछे की सीट पर थी उनकी 21 साल की बेटी कार्ला ओवेन। उनका प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना था, जो वहाँ से करीब 550 मील दूर था। मौसम थोड़ा खराब था, आसमान में बादल थे, लेकिन एल्विन एक अनुभवी पायलट थे। उन्हें लगा कि वो इसे संभाल लेंगे। टेक ऑफ के 35 मिनट बाद ही विमान तट के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। ATC ने उन्हें रास्ता बदलने को कहा, टर्न हेडिंग 240, ताकि वे तूफान से बच सके। लेकिन यही वो पल था जब किस्मत ने अपना खेल खेला। रास्ता बदलते ही उनका GPS सिग्नल टूट गया। रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज यानी खराशराहट आने लगी। घने बादलों और कोहरे में जमीन छोड़कर गहरे प्रशांत महासागर के ऊपर आ चुके हैं। 1 घंटा मेरे पैर पे बैठे रहो। डर का माहौल। कार्ला पीछे की सीट पर संगीत बैठी थी। तभी अचानक एल्विन चिल्लाए, I see land, prepare for emergency landing। मुझे जमीन दिख रही है, तैयार हो जाओ। लेकिन नीचे कोई एयरपोर्ट नहीं था, बस नुकीली चट्टानें और उभरता हुआ समुद्र था। 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन उस सुनसान टापू पर क्रैश हो गया। हादसे के ठीक बाद वहां सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था, जिसे केवल समुद्र की लहरों का शोर तोड़ रहा था। कार्ला को जब होश आया तो उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। शरीर पर कई जगह गहरे कट थे और खून बह रहा था। धुंधली आंखों से उसने देखा कि प्लेन का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका है। वो लड़खड़ाते हुए, दर्द से कराहते हुए कॉकपिट की तरफ बढ़ी। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका खून जम गया। सीट बेल्ट से बंधे हुए उसके माता-पिता एल्विन और सिगरेट अब इस दुनिया में नहीं थे। उस पल उस सुनसान टापू पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने आसमान को भी चीर दिया। वो पागलों की तरह रो रही थी, मम्मी पापा को हिला रही थी, लेकिन वे बेजान थे। मौत का ये ठंडा और दूर कार्ला जैसी नाजुक लड़की मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी था। वो कई घंटों तक वहीं बैठी रही सब, लेकिन टापू का मौसम गर्म था और बॉडीज का वहाँ ऐसे ही पड़े रहना ठीक नहीं। उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ा। अपने ही हाथों से प्लेन के टूटे हुए धातु के टुकड़ों से उसने रेत खोदना शुरू किया। ये काम किसी नर्क से चलो गाइस, रोते बिलखते हुए कांपते हाथों से उसने अपने माता पिता को उसी सुनसान तट पर दफनाया। इस काम में उसे 2 दिन लगे। कब्र के ऊपर उसने लकड़ी के 2 क्रॉस बनाकर गाड़ दिए। अब वो पूरी तरह अकेली थी उस विशाल समुद्र के बीच, जहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तीसरा दिन सूरज की पहली किरण के साथ एक नई मुसीबत लेकर आया, प्यास। कार्ला का गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया था। प्लेन से जो थोड़ा बहुत पानी और सोडा मिला था, अब वो खत्म होने की कगार पर था। चारों तरफ अथाह समुद्र था, अरबों गैलन पानी, लेकिन वो उसकी एक बूंद भी नहीं पी सकती थी, क्योंकि खारा पानी उसे और जल्दी मार देता। ये उसके सर्वाइवल की पहली और सबसे कड़वी सीख थी। उसे मीठा पानी चाहिए था, वरना वो अपने माता पिता के पास बहुत जल्द पहुंच जाएगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ नदी या झरने का नामो निशान नहीं था। आसमान साफ था, बारिश के कोई आसार नहीं थे। धूप से ज्यादा
Changing mag, cover. को खंगालना शुरू किया। उसे कुछ चिप्स के Changing पैकेट mag. मिले, कुछ पुराने कपड़े और एक फर्स्ट एड बॉक्स मिला। ये Enemy चीजें down. जो शहर में कचरा लग सकती थी, यहाँ उसके लिए मर गया। से ज्यादा कीमती थी। उसने टूटे हुए प्लेन के फ्यूजिलाज यानी पिछले हिस्से को देखा जो रेत पर पड़ा था। उसने फैसला किया कि यही उसका घर होगा। रात की ठंडी हवा और जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने प्लेन का एक टूटा हुआ पंख उसकी छत बन गया। ये टूटा फूटा ढांचा ही अब उसका एकमात्र किला था जो उसे इस निर्दयी प्रकृति से बचाने वाला था। दोस्तों, कार्ला की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस कहानी में अभी और भी बहुत से रोंगटे खड़े करने वाले मोड़ आने बाकी हैं। अगर आपको ये रियल सर्वाइवल स्टोरी पसंद आ रही है तो मर प्लीज गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल वो को तो मर गया, सब्सक्राइब चलो मैं जरूर तो करें। सीखता हूँ। ये मुझे ऐसी और कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। चलिए अब वापस चलते हैं कार्ला के संघर्ष की तरफ। टापू पर नारियल के पेड़ तो थे, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर थे कि कार्ला के लिए संघर्ष मुमकिन नहीं था। उसने पहले पत्थर मारकर नारियल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। भूख और प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तब उसने अपना दिमाग लगाया। प्लेन की सीट बेल्ट से Airdrop is काटकर coming. उसने एक मजबूत फंदा बनाया। उसने उस फंदे को अपने दोनों पैरों में फंसाया, जिससे उसे प्लेन के तने पर ग्रिप बनाने में मदद मिली। पहली बार चलते वक्त उसके हाथ पैर पूरी तरह छिल गए, खून निकलने लगा। कई बार फिसली और गिरी। दर्द असहनीय था, लेकिन जिंदा रहने की जिद दर्द से बड़ी। आखिरकार वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हुई और नारियल तोड़कर नीचे गिराया। जब उसने उस नारियल का पानी पिया तो उसे लगा जैसे उसे अमृत मिल गया। आग जलाने की फिलहाल समस्या नहीं थी क्योंकि उसके पास पापा का लाइटर था, लेकिन लाइटर की गैस हमेशा नहीं चलने वाली। उसे पता था कि उसे आग को संभाल कर रखना होगा। रात के घने अंधेरे में वो आग थी जो उसे जंगली जानवरों से दूर रखती थी और थोड़ी हिम्मत देती थी कि वो अभी भी इंसान है, शिकार नहीं। नारियल के पानी से शरीर नहीं चल सकता, उसे प्रोटीन चाहिए था। उसने देखा कि समुद्र किनारे खड़ी और फिसलन वाली चट्टानों पर समुद्री पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। ये काम बहुत जोखिम भरा था। एक छोटी सी चूक और वो सीधा चट्टानों से टकराकर गहरे समुद्र में गिर सकती थी। लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। कार्ला अपनी जान हथेली पर रखकर उन गीली चट्टानों पर चढ़ती। समुद्री लहरें नीचे गरजती थी, हवाएं उसे धक्का देती थी, लेकिन वो किसी तरह घोंसलों तक पहुंचती और पक्षियों के अंडे चुरा लेती। उन अंडों को वो आग में उबाल कर खाती। खाने का स्वाद कैसा है ये अब मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि पीठ भर रहा है। कई बार पक्षी उस पर हमला भी करते थे, चोंच मारते थे, लेकिन वो सब सही था। उसका शरीर अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वो नाजुक रवैया अब गायब हो रही थी। एक दिन उसने देखा कि कुछ केकड़े तट पर घूम रहे थे। उसने प्लेन की एक पतली लोहे की रॉड ली और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। केकड़े का गोश्त तोड़ने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करती। आग में भुना हुआ केकड़े का मांस उसे दुनिया का सबसे बड़ा सामान था। ये उसका सामान इंसान था जो पूरी तरह जाग चुका था। दिन तो किसी तरह खाने की तलाश में कट जाता था, लेकिन रातें इस टापू पर सबसे भयानक होती थी। सूरज ढलते ही टापू पर ऐसा अंधेरा छा जाता था जो उसे मानसिक रूप से निगलने लगता था। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। इस डर को भगाने के लिए उसने एक नायाब तरीका निकाला। उसने प्लास्टिक के एक पारदर्शी जाल में रात के वक्त चमकने वाले ग्लो बॉक्स भरकर शुरू किया। वो इन जाल को प्लेन के मलबे के आसपास अलग अलग जोड़ों पर रस्सियों से रखा। की रोशनी उसके टूटे हुए घर को जादुई और सुरक्षित माहौल बना देती थी। ये हल्की सी रोशनी उसे याद दिलाती थी कि अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जलती रहती है। वो डरपोक थी, इसलिए वो ज्यादातर समय आइलैंड के किनारे पर ही रहती थी। घने जंगल के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वक्त का हिसाब रखना बहुत जरूरी था ताकि वो मौसम जा नीचे जा तो रहूं। मिशन का काम खाना दीदी के सामने फटा हुआ कपड़ा में बैठेगा। चलो ऐसे Airdrop is coming.
देखने की मैं भी नहीं। थोड़ी है। The safe zone is collapsing. चलो बंदा बजाओ ना। हाँ सुन नहीं रहे? चलो बंदा। Reloading. Engaging the enemy. Enemy down. Reloading. Cover me. Location exposed. The ejection device bin has been delivered. The airdrop is coming. Enjoy your trip. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Fire sale. Start in 1 minute. Location exposed. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Airdrop incoming. Airdrop. Go here to pick up my dog tags. Return to the battle. Airdrop has been delivered. Welcome to Battle Royale. The battle is coming. Incoming RPG. Click here to scan my dog tag. Incoming RPG. Time for a fire sale. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. fire sale. The safe zone is collapsing. Cover me. Reloading. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered.
Enemy vehicle is nearly done for. Return to the battlefield. Our vehicle is about to explode. Down to the last 5 teams.